Hi there, let's prepare for writing section. Especially we are going to learn how to write letter to the editor. एडिटर को लेटर कैसे लिखें और उसके अंदर हम किन किन वर्ड्स का यूज़ करें, क्या हमारा पैटर्न है, उसकी मार्किंग स्कीम किस तरह की है, इन सारी बातों को आज हम समझने वाले हैं। This is M. Rahman and I welcome you to our AC classes of English language. Today our topic is how to write letter to the editor. कई बार जब हम लेटर लिखना शुरू करते हैं तो हम एड्रेस करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स को जिनको बिल्कुल बिगिनिंग से इनिशियल स्टेज से सीखना है। तो लेटर जो एडिटर को लिखा जाता है तो वह सबसे पहली गलती ये समझ लेते हैं कि वह लेटर टू द एडिटर को एप्लीकेशन से रिलेट करने लगते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि कोई भी एडिटर आएंगे और आपकी समस्या को दूर करेंगे और वह उसके पैटर्न को बिल्कुल भूल जाते हैं। लेटर टू द एडिटर आर्टिकल से मिलता जुलता एक रूप है जिसमें कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं जिसको हमें ऑब्ज़र्व करना होता है। तो आखिर वह फॉर्मेलिटीज़ कौन सी हैं, उसका स्पेसिफिक पैटर्न क्या है। हालांकि यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में लिटिल बिट चेंज है कि कहीं पर कुछ लगाया जाता है, कहीं पर कॉमास लगाने की बात नहीं है। ये हम आपको अपनी वीडियोस में अभी सारे जो ये पैटर्न हैं और तरीके हैं बताने वाले हैं और आज के इस सेशन में हम आपको केवल लेटर टू द एडिटर के बारे में बात करेंगे और सबसे पहले हम बात करेंगे उसके पैटर्न की। तो अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, वीडियो को लास्ट तक देखें। जब भी हम लेटर टू द एडिटर लिखते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम किस न्यूज़पेपर के एडिटर को लेटर लिख रहे हैं। ये एक रिक्वेस्ट होती है कि हमारे विचार अखबार में छप जाएं, उस कॉलम में जहां पर जनरल पब्लिक अपने विचारों को, अपने आइडियाज़ को, अपने थॉट्स को, अपने सजेशंस को, अपनी एंग्विश को छपवाना चाहती है। आपने न्यूज़पेपर में मिड के पेज पर एक बहुत बड़ा कुछ लिखा हुआ देखा होगा, हम उसे आर्टिकल कहते हैं या एडिटोरियल कहते हैं। तो एडिटोरियल के निचले पार्ट में आपने लेटर टू द एडिटर्स देखे होंगे जहां पर हमारी सोसाइटी के लोग अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करते हैं और जो उनकी बेसिक एमेनिटीज़ हैं, नीड्स हैं या जो भी बातें हैं वो उसके अंदर उसको डिस्प्ले करते हैं। तो अब हमें यहाँ पर सीखना है कि एडिटर साहब को जब हम लेटर लिखेंगे तो किस तरह से शुरुआत उसकी करेंगे, कितने उसके अंदर पैराग्राफ्स होंगे। तो सबसे पहले हम लेटर टू द एडिटर को जो लिखना शुरू करते हैं, सबसे पहले उसमें हमें अपना एड्रेस डालना होता है, उसके बाद हम डेट डालते हैं और उसके बाद फिर हम एड्रेस लिखते हैं एडिटर का, न्यूज़पेपर का और सिटी का। और उसके बाद आइए देखते हैं क्या करना है। लेटर टू एडिटर का जो फॉर्मेट है उसकी शुरुआत कुछ इस तरह से आप कर सकते हैं कि सबसे पहले आप अपना जो रेजिडेंस है, मकान नंबर है, उसको यहाँ पर लिखेंगे और उसको लिखने के बाद आप क्या करेंगे, फिर अपना जो भी लोकेलिटी है, लक्ष्मी नगर है, ओखला है या जो भी जगह है आप नोट करेंगे और एड्रेस जो सिटी है वो डालेंगे दिल्ली। तो ये आपके लिए ज़रूरी नहीं है कि ये दिल्ली वालों को ही लिखना होता है, ये किसी भी शहर के लोग लिख सकते हैं। उस ऑफिस को जहाँ से आपका कोई भी द टाइम्स ऑफ इंडिया या कोई भी डेली जो इंग्लिश डेली है न्यूज़पेपर है आपका इशू होता है। उसके बाद आपको एक लाइन यहाँ से स्किप करनी है। एक लाइन स्किप करने का मतलब ये समझ लें कि अगर ये आपका पेज है तो यहाँ की एक लाइन आपको स्किप करनी है, फिर आप डेट डालते हैं, फिर आपको एक लाइन स्किप करनी है। यहाँ पर मार्च 27, 2025-24 जो भी आपकी डेट रही होगी वो आपको यहाँ डालनी थी और डालेंगे। अब यहाँ पर डेट डालने को लेकर के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। फाइनली हम आपको बता दें, जो भी आप जिस तरह से डेट डालेंगे कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि अच्छे से बहुत अच्छा क्या होता है। तो बेटर से बेस्ट की तरफ जब हम चलते हैं तो हमें मार्च के बाद 27 डालना होता है, यानी मार्च का 27 डे 2005 में। कई बार हम जो डेट डालते हैं हम ऐसे लिखते हैं कि भाई यहाँ पर हमें DATE डेट लिखनी है, तो ये वर्ड लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट डेट मेंशन करें। और कुछ स्टूडेंट्स 27 को उधर करते हैं और 27 मार्च डालते हैं। ज़रा इस पर गौर करें तो ये ऐसा लगता है सेंस वाइज कि जैसे मानो 27वीं मार्च है, ना कि मार्च की 27 तारीख। तो मार्च की जो 27 तारीख है वो ऐसे दिखेगा और 27वीं मार्च का मतलब है जैसे 27 ईयर्स पूरे हो गए हैं, तो हम इसको अप्रूव नहीं करेंगे।
अब इसके बाद हम आगे चलते हैं, तो अब हमें सब्जेक्ट डालना होगा। सब्जेक्ट में हम क्या करते हैं, हमें अपना वो इशू लिखना होता है जिस पर हम डिस्कस करने वाले हैं, जो हम एक्सप्रेस करने वाले हैं। तो सब्जेक्ट लिखने में भी कुछ अलग अलग अपने व्यूज़ हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भाई मॉडर्न स्टाइल जो CBSE का आया है उसमें आप जो है सैल्यूटेशन पहले लिखेंगे और उसके बाद आप जो है सब्जेक्ट डालेंगे, और जो पुराना ट्रेडिशन है वो ये कहता है कि सब्जेक्ट आप पहले लिखिए और सैल्यूटेशन बाद में डालिए। सैल्यूटेशन किसे कहते हैं, जब आप यहाँ सर या मैडम लिखते हैं और जिनको आप ये लेटर एड्रेस कर रहे हैं वो सैल्यूटेशन कहलाता है। तो हम यहाँ पर जो है आपको बता दें कि आप चाहे तो सब्जेक्ट यहाँ पर लिख लें तब भी कोई इशू नहीं है, और ये कॉलन लगाना है आपको और बाकी कुछ नहीं करना है। इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ सर। आपको यहाँ पर सर या मैडम में चॉइस नहीं देनी है, आपको या तो मैडम लिखना है या सर लिखना है। अगर जनरली ग्रामर तो ये कहती है जब हमें जेंडर क्लियर ना हो तो हमें सर लिखना चाहिए, और यहाँ भी फिर हमें एक लाइन यहाँ पर स्किप करनी है। अब हम बात करते हैं कि क्या हम सब्जेक्ट सर के बाद लिख सकते हैं, तो यस आप लिख सकते हैं। अब सवाल ये है कि यहाँ लिखें या पहले लिखें। अब हमें सब्जेक्ट जो है क्या करना है, सब्जेक्ट लिखने का तरीका समझ लें। जब भी हम लेटर का सब्जेक्ट लिखते हैं तो उसके अंदर हम फुल सेंटेंस नहीं लिखते, हमारा सेंटेंस जो है वह हेडिंग बेस्ड होना चाहिए। हेडिंग बेस्ड किसे कहते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने कहा कि हेल्थ एंड हाइजीन को देखे जाने की ज़रूरत है इस एरिया में, तो ये पूरा सेंटेंस हुआ, इसमें अपनी वर्ब आई। लेकिन जब हम इसको सब्जेक्ट में डालेंगे तो हम लिखेंगे नीड ऑफ रिमूवल ऑफ गार्बेज टू मेंटेन हेल्थ एंड हाइजीन। टू मेंटेन हेल्थ एंड हाइजीन अगर आप नहीं भी लिख रहे तो आप लिखेंगे टू रिमूव द हीप ऑफ गार्बेज फ्रॉम पर्टिकुलर एरिया। ये आपने अपनी प्रॉब्लम लिख दी। अगर मान लीजिए आपको वहाँ से कोई गार्बेज नहीं हटवाना है, कहीं पर वाटर लॉगिंग के सिस्टम है रेनी सीज़न में, आजकल के दौर में स्टूडेंट्स को स्ट्रेस बहुत है और स्ट्रेस मैनेजमेंट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आपकी हेडिंग कुछ इस तरह से होगी, नीड ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट इन एकेडमिक्स या फॉर द स्टूडेंट्स। तो आप एक इंडिकेशन करके छोड़ देते हैं कि आप किस टॉपिक पर बात कर रहे हैं। तो अभी हम यहाँ पर एक टॉपिक भी लेंगे और उस पर बात करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले समझ लीजिए कि अगर आपने एड्रेस नहीं लिखा तो इसका एक पर्टिकुलर जो मार्क है वो कटेगा, इसी तरह से डेट नहीं लिखी तो इसके जो भी मार्क्स हैं वो कटेंगे। तो आपको ये सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी है और याद रखनी है कि ये जो मार्जिन है आपका ये बिल्कुल सीधा आना चाहिए। इसके बाद ये हुआ आपका सब्जेक्ट, ये हुआ आपका क्या सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन के बाद हम बात करते हैं कि क्या यहाँ पर कॉमाज लगने ज़रूरी हैं, तो यूपी बोर्ड में आप कॉमाज लगा सकते हैं, लेकिन CBSE बोर्ड में कहीं भी कोई पेन का टच यहाँ रिक्वायर्ड नहीं होता। एक आर्गुमेंट यह है कि भाई जो हमारा एड्रेस है हमने यूपी बोर्ड में राइट साइड में देखा है, तो यूपी बोर्ड में राइट साइड लेफ्ट साइड दोनों चल जाते हैं। CBSE में ये पैटर्न एक्सेप्ट किया गया है। क्यों? क्योंकि जब आप कंप्यूटर पर लिखना शुरू करते हैं तो आपको बार बार कर्सर इधर लाना नहीं होता, तो आप सीधे सीधे लिखते चले जाते हैं। अब आता है कि इसके कितने पैराग्राफ्स होंगे, तो इसके 3 पैराग्राफ होंगे। जो पहला पैराग्राफ होगा उसका रेशो जो है लेंथ का वो कुछ इस तरह से होता है। पहला पैराग्राफ सबसे छोटा होता है, तीसरा पैराग्राफ उससे बड़ा होता है और मिड का पैराग्राफ सबसे बड़ा होता है। पहले पैराग्राफ में आप इंट्रोड्यूस कराते हैं, दूसरे पैराग्राफ के अंदर आप क्या करते हैं, दूसरे पैराग्राफ के अंदर आप पूरा एक्सप्लेनेशन देते हैं, और तीसरे पैराग्राफ में जिसका साइज़ पहले से कुछ बड़ा होता है उसमें आप कंक्लूज़न करते हैं, और कंक्लूज़न में आपको सजेशंस देने होते हैं। सजेशंस कम से कम आपके 3 तो होने ही चाहिए। सजेशंस में अब हमें ज़रूरत पड़ती है कि हमारी लैंग्वेज कैसे हो, क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। आपकी लैंग्वेज में कोई भी दुरूहता, एम्बिगिटी या 2 मीनिंग नहीं निकलने चाहिए। जो बात आप कह रहे हैं वो सीधी समझ में आनी चाहिए। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपके सेंटेंसेस सही होना पहली कंडीशन है। तो यहाँ पर जब हमारे 3 पैराग्राफ हैं तो अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि पहले पैराग्राफ की बिगिनिंग कैसे करें। हमने अब यहाँ पर ये एड्रेस ऑफ द एड्रेसी, डेट, द एडिटर जिसको हम ये लेटर सेंड कर रहे हैं, और आपका जो सब्जेक्ट है वो यहाँ पर लिखना सीख लिया है।
इसको हमने यहाँ शॉर्ट कर दिया। अब हमने पैराग्राफ के लिए स्पेस ले लिया, तो हम बताएंगे कि पहला पैराग्राफ कैसे लिखना है। सीबीएसई में जब आप पैराग्राफ शुरू करें तो पैराग्राफ आप यहाँ पर जो है ये सर ये एक मार्जिन में है, तो आप यहाँ देख सकते हैं। तो आप यहाँ से भी पैराग्राफ लिखना शुरू कर सकते हैं, लेकिन हम जो अपना पैराग्राफ लेंगे यूपी बोर्ड के पैटर्न में हम थोड़ा सा हटकर यहाँ से लेंगे थ्रू। अब यूपी बोर्ड में यहाँ कॉमा लगाया जा सकता है, आईसीएसई बोर्ड में यहाँ कॉमा लगाया जा सकता है, लेकिन सीबीएसई बोर्ड में इस तरह की कोई पंक्चुएशन हम यूज़ नहीं करते हैं। तो हम किस तरह से लिखने वाले हैं, हमें ये लाइन फिक्स तो नहीं है, बहुत तरह से हम अपने आप को बिगिन कर सकते हैं लेटर राइटिंग में एडिटर के लिए, लेकिन यहाँ पर हमें ये याद करना है क्योंकि एज ए स्टूडेंट हमें आसानी हो जाती है कि जब हम एक बिगिनिंग को तैयार कर लें। तो यहाँ पर हमारा काम है आपका काम आसान करना। थ्रू द कॉलम, तो हमने यहाँ ये लाइन पूरी कर ली है और हमारी क्या ये लाइन है, थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम डेली आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई कंसर्न ऑन। इसका कहने का जो सेंस है वो यह है क्योंकि हमारे साथ वो स्टूडेंट्स भी जुड़े हैं जिनकी इंग्लिश वीक है, वो स्टूडेंट्स भी जुड़े हैं जिनकी इंग्लिश अपने आप में अच्छी है, लेकिन इंग्लिश का अच्छे होना के साथ साथ हमें जीके सही होना, किसी टॉपिक का कंटेंट्स अच्छे से क्लियर होना बहुत ज़रूरी है और सोसाइटी की उन प्रॉब्लम से अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। उन प्रॉब्लम्स को हम किस लैंग्वेज में एक्सप्रेस करें ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो हमें जीके के साथ साथ लैंग्वेज पर पकड़, ग्रामर पर पकड़, वोकेबलरी पर पकड़ होनी हमारी बहुत ज़रूरी है। तो हम आपको हिंदी में समझा दें, थ्रू का मतलब है के ज़रिए, के द्वारा। जो कॉलम है अखबार का, हम लेटर टू एडिटर से निवेदन कर रहे हैं। एस्टीम्ड का मतलब होता है सम्मानित। इट मीन्स हम कह रहे हैं कि आपके इस सम्मानित डेली का मतलब है रोज़ाना आने वाले न्यूज़पेपर के माध्यम से। आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई कंसर्न। कंसर्न का मतलब होता है विषय, चिंता, प्रॉब्लम, आपके माइंड में जो भी चल रहा है किस टॉपिक पर, माई कंसर्न। अब यहाँ पर जो कंसर्न वर्ड है, तो कंसर्न की जगह आपकी एंग्विश भी हो सकती है। एंग्विश, वरी, हैप्पीनेस। तो ये जो हमने अलग अलग वर्ड लिखे, कंसर्न का मतलब है हमारा संबंध, जोड़, चिंता। एंग्विश, एंग्विश का मतलब ऐसी स्थिति होती है कि हम किसी चीज़ को रोक भी नहीं पा रहे हैं और वो सोसाइटी के लिए अच्छी है भी नहीं। तो ऐसे में कैसे बोलें, तो हम क्या करते हैं कि एडिटर को अपना मैसेज भेजते हैं, वो हमारे लेटर को छापते हैं और ऑफिसर्स को, रिलेटेड पर्सन को या सोसाइटी को वो मैसेज पहुंचता है। वो अलर्ट हो जाते हैं कि भाई जो पब्लिक है इस बारे में सोच रही है, तो हम जो है ये अत्याचार, ये गलत काम बंद कर दें। उसके बाद हम वरी, चिंता, खुशी, जो भी आपको लगता है, एनी वन ऑफ दीज एक्सप्रेशंस आप यूज़ करेंगे। मान लीजिए कि मैं एंग्विश यूज़ करना चाहता हूँ, वरी, तो आप केवल कंसर्न की जगह एंग्विश या वरी लिख लेंगे, एक वर्ड लिख लेंगे। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको करना है कि यहाँ पर आप ऑन लिखेंगे और ऑन के बाद आप टॉपिक का नाम लिखेंगे। फॉर एग्जांपल आज के लिए हमने अपने इस स्पेसिमेन में टॉपिक लिया, हमारा जो सब्जेक्ट है, यहाँ से हम शुरू करते हैं, क्या, स्ट्रेस मैनेजमेंट फॉर स्टूडेंट्स। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसा, स्ट्रेस मैनेजमेंट फॉर द स्टूडेंट्स, जो पढ़ाई के अंदर उनके ऊपर टेंशन है, जो टाइम मैनेजमेंट है, जो सिलेबस को कवर करना है, जो आज कंपटीशन का कट थ्रोट कंडीशन है, उससे निपटने के लिए हम स्टूडेंट्स को जोर दे रहे हैं, एक राय दे रहे हैं। तो यहाँ पर हम एंग्विश की जगह इसमें कंसर्न ज़्यादा बेहतर महसूस करेंगे कि भाई कंसर्न, मेरी चिंता स्टूडेंट्स के उस विषय को लेकर है कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, लेकिन स्ट्रेस को कम करें, कहीं वो आपकी बीमारी का कोई कारण ना बन जाए। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट फॉर स्टूडेंट्स ये मैंने लिखा। तो अब यहाँ पर हम ये वाला यहाँ से रिलेट करके लिखेंगे, ऑन द, यहाँ द करना है क्योंकि आप इस पर फोकस कर रहे हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स
ड्यूरिंग देयर, ये अब आपकी मर्ज़ी है कि आप एग्जामिनेशन को लेकर बात कर रहे हैं या पूरे साल के जो शेड्यूल है उसको लेकर के बात कर रहे हैं। देयर स्टडीज़, एजुकेशन या कॉम्पिटिटिव परस्यूट, जो कुछ लिखना है आपने ये ऑन लगाकर पूरा कर दिया। तो ये आपका क्या हुआ, ऑन के बाद आपका पहला काम है अपना टॉपिक डालना। आपको वर्ड TOPIC नहीं डालना, सीधे टॉपिक एक्सप्लेन पूरा जो पार्ट है आपका वो डालना है। तो ये आपका क्या चल रहा है, ये आपका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ चल रहा है, ये पहला पैराग्राफ है। इसके बाद आपको 2 सेंटेंस लिखने होते हैं एडिशनल। मान लीजिए एक सेंटेंस आपका यहाँ ख़त्म हुआ, उसके बाद फिर आपने अपना जो दूसरा सेंटेंस है यहाँ तक पूरा किया और ये मार्जिन को आपको सीधा रखना है। अब सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम निकल करके आती है इन 2 सेंटेंसेस के ऊपर आती है। ये सेंटेंसेस तो स्टूडेंट्स को बनाना आना ही चाहिए। कई बार हमारी सोसाइटी में देखा जाता है कि भाई हमने लेटर नंबर 5, 3, 4, 6 याद करने को दे दिया, स्टूडेंट्स एज इट इज़ लर्न कर लाए, लेकिन एग्जामिनेशन में लिटिल बिट चेंज आया था, कुछ जो सिचुएशन थी वो डिफ़र थी, लेकिन हमने तो एक ही चीज़ याद कर रखी है, बस वही लिखना है, उसके अलावा ना सोचना है ना समझना है। ये जो है मैं समझता हूँ एक सिलर है एजुकेशन सिस्टम के ऊपर और लैंग्वेज के सिखाने वालों के ऊपर। तो यहाँ पर हमें सीखना है कि हम ये 2 सेंटेंसेस क्या डालें। तो ये दोनों सेंटेंसेस हैं, ये ऐसे ब्रेन स्टॉर्मिंग होने चाहिए, ये दोनों सेंटेंसेस ऐसे होने चाहिए जो आपकी प्रॉब्लम के लिए रीडर्स के मन में क्यूरियोसिटी जगा दें और रीडर मजबूर हो जाए आगे का हिस्सा पढ़ने के लिए। ये कैसे होते हैं, इट इज़ इन इटसेल्फ एन आर्ट। तो इस पर हम बात करने वाले हैं। जब हम पैटर्न्स देखते हैं वेरियस बुक्स में तो देखते हैं कहीं 4 पैराग्राफ्स हैं, कहीं एक लाइन का एक पैराग्राफ बनाकर छोड़ दिया, कहीं 5 हैं, कहीं 3 हैं। आप ये मान लीजिए कि एक स्टैंडर्ड हमने ले लिया कि हमें इसी तरह से लिखना है, तो आप इसको अच्छे से लिखें। और अगर आपको कई सारे वेरियस वैरायटी ऑफ पैराग्राफ्स एंड स्टाइल्स नज़र आती है तो आप उसको इसमें डेवलप करें और उसके बाद उसको लिखना शुरू करें। नाउ लेट मी टेल यू कि आप ये जो 2 सेंटेंसेस हैं इन्हें कैसे लिखेंगे। इनके लिए आपको कुछ जो सर्टेन फ्रेजेस हैं, इडियम्स हैं, फ्रेजेस हैं, उनको एक कॉपी पर, एक नोटबुक पर, एक पेज पर लिखकर पहले से तैयार कर लेना चाहिए डिफरेंट सिचुएशंस के ऊपर। हमारा यहाँ पर स्ट्रेस मैनेजमेंट है, इसके ऊपर हम लिखने वाले हैं। तो सबसे पहले स्ट्रेस मैनेजमेंट को लेकर हम ऐसा कुछ लिखें जो ज़रूरत हमें महसूस होने लगे कि भाई हाँ स्ट्रेस मैनेजमेंट होना चाहिए। हम अपना जो ये पहला सेंटेंस है कुछ ऐसे शुरू करेंगे। पहले हम हिंदी या उर्दू में बात करेंगे, उसके बाद इंग्लिश में आते हैं, क्योंकि हमारे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं तो जो सीधे सीधे से इंग्लिश में नहीं समझ पाएंगे। कुछ को केवल स्ट्रक्चर सीखना है, कुछ को केवल फॉर्मेट सीखना है, तो आप अपने अनुसार समझते रहिएगा। हमारा यहाँ पर पहला सेंटेंस बनता है, हमारे अकॉर्डिंग ये सेंटेंस वेरी कर सकता है, अलग अलग आप बना सकते हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट पर कि वह एजुकेशन जो हमारी ज़िंदगी को संवारने के लिए है, कई बार हम उसमें इतने एंगेज होते हुए देखे जाते हैं। एजुकेशन जो हमारी ज़िंदगी को एम्बेलिश करने के लिए है, तो एजुकेशन हमारी ज़िंदगी को अच्छा करने के लिए है, लेकिन उस एजुकेशन को लेने में हम अपनी ज़िंदगी ही न्यौछावर कर देते हैं। स्टूडेंट्स बीमार हो जाते हैं, स्टूडेंट्स सुसाइड कर लेते हैं और सब कुछ खो देते हैं। एजुकेशन हमें सुधारने के लिए है, संवारने के लिए है, ना कि हमारे प्राण को लेने के लिए। तो हम कुछ अच्छा करने जा रहे हैं, ना कि समाप्त होने या बर्बाद होने जा रहे हैं। तो अब हमें इस बात को कहना है, तो हम कहेंगे एजुकेशन इज़ जस्ट टू एम्बेलिश आवर लाइव्स, इट इज़ नॉट टू टेक अ टोल ऑफ आवर ओन लाइफ। यानी एजुकेशन हमें अच्छा बनाने के लिए है, ना कि हमारी ज़िंदगी के ऊपर अटैक करने के लिए है। और इस एजुकेशन को अच्छा बनाने की दिशा में हमें मेहनत के साथ साथ उसके स्ट्रेस को कम करना सीखना चाहिए, क्योंकि सफलता एक रूप होती है खुशियों का। तो इस तरह से आपने लिखा। अब हम इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, ये आपको हमारी उन वीडियोस को सीखना है जो ट्रांसलेशन के लिए काम करती हैं, ग्रामर के लिए काम करती हैं। और अगर आपको लगता है कि सर वेरियस टॉपिक्स के ऊपर पहला और दूसरा सेंटेंस आप बना दें, तो हम पहले दूसरे सेंटेंस की एक सीरीज़ आपके लिए यहाँ पर अवेलेबल करा देंगे। इसके बाद अब हमारा आएगा यहाँ पर हम फिर इसके नीचे से यहाँ से शुरू करेंगे पैराग्राफ 2। तो इस पैराग्राफ 2 को जब हम राइटिंग करना स्टार्ट करेंगे तो हम इसको रिमूव करेंगे
और ऊपर से लिखना शुरू करेंगे। पैराग्राफ 2 में हम क्या लिखते हैं, जो भी आपने पूरा ऑब्ज़र्व किया है सोसाइटी में, आंखों देखा है, ईजीएस्ट पैराग्राफ हम मेरे अनुसार पैराग्राफ 2 होता है। जो एक्सपीरियंस किया है कि XYZ सिटी के अंदर XYZ किसी भी कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट जब उनका नंबर नहीं आता है तो वो सुसाइड कर लेते हैं, ये हो जाता है, वो हो जाता है। सारी जो नेगेटिविटी आपने देखी है, ये स्ट्रेस कम ना करने की वजह से, प्लान बी ना होने की वजह से, वो सब आप यहाँ लिखेंगे। जो जो देख रहे हैं लिखिए, लैंग्वेज अच्छी रखिएगा। अब हम आते हैं उसके बाद पैराग्राफ नंबर 3 में। पैराग्राफ 3 में हमें कुछ सजेशंस देने होते हैं। पैराग्राफ 3 में सजेशंस कैसे देते हैं, 1-2 सजेशंस हम आपको ऐसे बताएंगे कि जो बिल्कुल फिक्स हैं, आपको वहीं से शुरुआत करनी है, और बाकी टॉपिक और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वो वेरी करेंगे, वो चेंज होते रहेंगे। तो आइए देखते हैं पैराग्राफ नंबर 3। यहाँ पर हम पैराग्राफ 3 से रिलेटेड अलग अलग एक्सप्रेशंस देख रहे हैं, एक वैरायटी देख रहे हैं, और ये हमें सिचुएशन एंड कंटेंट्स के अकॉर्डिंग इनको बदलना होगा। हमने एग्जाम्पल के तौर पर फॉर इंस्टेंस पहली लाइन ली है, द अथॉरिटीज़ कंसर्न मस्ट अवेक फ्रॉम देयर स्लम्बर एंड टेक प्रॉम्प्ट स्टेप्स टू डू द नीडफुल। का मतलब यह है वे अथॉरिटी जो इससे संबंधित हैं, अर्थात संबंधित अधिकारी अपनी नींद से जाग जाएं और इस सिलसिले में द नीडफुल जो ज़रूरी है के लिए कदम उठाएं। अब फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने यहाँ पर अपना टॉपिक लिया था स्ट्रेस मैनेजमेंट में, तो आप कहेंगे कि सर स्ट्रेस मैनेजमेंट से तो ये लाइन टच नहीं हो रही, तो आप यहाँ जाएंगे कि मान लीजिए आपने किसी अधिकारी से बात ना करके अपने सजेशंस दिए, तो अपने सजेशंस देने के बाद आप क्या करेंगे, अपने सजेशंस लिखेंगे कि पेरेंट्स को जागरूक होना चाहिए, पेरेंट्स मस्ट बी अवेयर दैट द स्टूडेंट्स मस्ट नॉट बी इम्पोज्ड मस्ट नॉट बी इम्पोज्ड द थॉट्स ऑफ द पेरेंट्स, कि उनके ऊपर हम किसी पेरेंट्स के विचार न थोपें कि आपको बायोलॉजी ही पढ़नी है, आपको मैथमेटिक्स की ही तैयारी करनी है, जबकि स्टूडेंट्स को कुछ और करने का शौक़ है। तो और बहुत सारी बातें कर सकते हैं कि अपने घर में एक बच्चे का दूसरे से कंपैरिजन ना करें, और स्टूडेंट्स अपना कंपैरिजन दूसरे कॉम्पिटिटर से ना करें, केवल अपना टारगेट बना करके फोकस करके काम करें। ये सजेशन के बाद आप ये लाइन लिखेंगे, आई होप सच स्टेप्स एनश्योर सेफ लिविंग। अब हमने यहाँ पर लिविंग की बात की, तो आप यहाँ पर सेफ स्टडी कह सकते हैं, सिक्योर्ड स्टडी कह सकते हैं, या हम कहेंगे कि दीज स्टेप्स कैन एनश्योर स्ट्रेस बस्टर फॉर यू, ये आपके लिए स्ट्रेस तोड़ने वाले कारण बनेंगे। इस तरह से आप लिटिल बिट इनको चेंज करके अपनी तरह से यूज़ कर सकते हैं। ये तो मात्र आपके लिए आइडियाज़ हैं। दूसरी बात है, डेस्पाइट सेवरल कंप्लेंट्स टू द अथॉरिटीज़ नो एक्शन हैज़ बीन टेकन। यहाँ पर आपने लिखा आई अर्ज द हायर अथॉरिटीज़, मैं निवेदन करता हूँ उच्च अधिकारियों से कि इमीडिएट एक्शन लें, तुरंत एक्शन लें और रिस्टोर दिस इशू, और इस इशू को समाप्त करें, वहाँ पर सारे हालात ठीक करें। तो अगर आपको कोई आपदा जैसी स्थिति है, कोई करप्शन जैसी है, तो ये सूट करेगा। अगर कहीं पर कोई अधिकारी वर्ग नहीं कहना मान रहा है तो आप इसको यूज़ करेंगे। और कई बार आप कहते हैं कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन विल सून सेंड सर्वे टीम्स टू असेस द, अगर कहीं पार्क वगैरह की कोई बात है, कहीं कोई कुछ निर्माण कार्य है, तो आप ये वाला यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो ये लाइंस हमने दी हैं अलग अलग तौर पर। तो ये आपको बिगिनिंग में तो ये याद करना पड़ेगा थोड़ा सा, कई बार ये उलझन भी लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आप सीखते जाएंगे, जब आप इनको तैयार कर लेंगे, इनको आप मॉडिफाई करना शुरू कर देंगे, इनमें लिटिल बिट अपने थॉट्स डालना शुरू कर देंगे, तो ये आपको बहुत आसान हो जाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि इसमें अधिकारियों को ही जगाना है या किसी को कुछ कहना है, आप अपने पर्सनल आइडियाज़ डाल सकते हैं। आप जो NGOs हैं उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो आगे आएँ, इसमें जागृति पैदा करें, जनरल पब्लिक में अवेयरनेस पैदा करें। इसके बाद आप लिखते हैं इसके नीचे, जिसको हम सब्सक्रिप्शन कहते हैं, और उसे आप लिखते हैं योर्स, यहाँ योर के साथ S लगना ज़रूरी है, योर्स सिंसियरली। और यूपी बोर्ड में आप चाहें यहाँ कॉमा लगा दें, CBSE में नहीं लगाना है, और ये S स्मॉल बनेगा, योर्स सिंसियरली, और आपका सिग्नेचर या नाम जो भी है वो नीचे लिखा जाएगा। ठीक है। इसी तरह से
अलग अलग लेटर्स में ये अलग अलग आपका सब्सक्रिप्शन आता है, इसको हम सब्सक्रिप्शन कहते हैं। तो आई होप कि ये लेटर टू द एडिटर आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही हम फॉर्मल लेटर्स के वेरियस टॉपिक्स को उठाने की कोशिश करेंगे, आपके सामने वीडियोस के थ्रू लाएंगे, और इनफॉर्मल लेटर्स में किस तरह से हम हार्टफेल्ट इमोशंस को शो करते हैं, किस तरह से हमारे सीधे सीधे सेंटेंस जो हमारे जज्बे को शो नहीं करते तो उनको फीलिंग में कैसे हम डेवलप करें, ये आपसे बात करेंगे। आज की वीडियो हमारी आपको कैसे लगी हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और जहाँ जहाँ लेटर्स में आपकी क्वेरीज़ हैं वो हमें आप कमेंट सेक्शन में लिखते रहिए, हम आपके लिए काम करने के लिए तत्पर हैं। तो आई होप कि आप बने रहेंगे हमारे साथ, और सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करेंगे। उन स्टूडेंट्स को भी आप बताएंगे जिनको इनकी ज़रूरत है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं जल्दी इसी तरह की दूसरी वीडियोस के साथ, बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस, थैंक्स अ लॉट।